ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कि छल के बारे में। तो हम आज पहले समझने का प्रयास करते हैं कि छल क्या है, इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है, इसके तहत क्या दंड की व्यवस्था की गई है। इन सारी चीजों का अध्ययन हम आज करेंगे और देखेंगे कि छल कैसे होता है, जिसको सामान्य भाषा में हम चीटिंग कहते हैं। तो उसके प्रावधान भारतीय दंड संहिता में कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, इनको अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और समझने का इसको प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता है उसमें छल क्या है, कब कहा जाएगा कि आपके साथ छल हुआ है, कहाँ है इसका प्रावधान और छल करने में कितने वर्षों की सजा मिलेगी। इन्हीं सवालों को जवाब लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जो छल की परिभाषा या छल है जो है वो आईपीसी के चैप्टर 17 में आपका बताया। छल चीटिंग, जिसको चीटिंग भी कहा जाता है, वो 415 से लेकर 420, धारा 415 से लेकर 420 तक में बताया गया है, परिभाषित किया गया है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो धारा 415 आपको बताता है छल के बारे में कि छल क्या होगा। 416 आपको बताता है प्रतिरूपण द्वारा छल। तो ये जो दोनों जो छल है वो केवल और केवल आपके क्या बताती है, छल की परिभाषा को बताता है। इसको ये नोट करके रखते जाएंगे आप लोग। फिर देखते हैं कि अब जो 415 416 में छल को बताया गया है, तो उसी के दंड की व्यवस्था की गई है आपकी 417 में। तो छल के जो दंड की व्यवस्था की गई है वो 417 में, जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी। इसको हम गहन अध्ययन आगे करते हैं, तब तक हम एक सामान्य इसको परिचय के तौर पर जानने का प्रयास करते हैं क्या चीजें हैं ये। फिर 418 आपको बताता है इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी अबाध्य है। फिर आपका 419 है कि प्रतिरूपण द्वारा छल के दंड की व्यवस्था। फिर 420 है कि छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना। तो आपका जो जो छल से संबंधित जो धाराएं हैं वो 415 से लेकर 420 तक में बताया गया है। अब देखते हैं कि 415, धारा 415 क्या कहता है छल के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चीटिंग। कि कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिससे जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे रहे या शासन उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे जिससे वह यदि उसे प्रकार प्रवंचित ना किया गया होता तो ना करता या करने का लोभ ना करता, और जिस प्रकार कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या सांपातिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होने की संभावना है, वह छल करता है कहा जाता है। इसका स्पष्टीकरण है कि तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अधीन प्रवंचना है। तो हम लोग देखते हैं कि छल क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि छल के अपराध के अंतर्गत अपराधी किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक तरीके से धोखा देकर उसकी संपत्ति को अभिप्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो शब्दावली दी गई है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है, जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर, है ना। तो ये जो आपका प्रवंचना है, अभी तो आवाज होगी। तो यहाँ पे लिखा है जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिस प्रकार प्रवंचित किया गया है। प्रवंचित मतलब झूठ बोलना क्या होता है, होता है प्रवंचना देना, अर्थात झूठ बोलना या धोखा देने के तहत, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति व्यक्ति को परिदत्त कर दे। तो यहां पे जो चीजें हैं आपकी कि किसी व्यक्ति के संबंध में है कि उसको प्रवंचना करे, अर्थात उसको प्रवंचना अर्थात उसको झूठ बोलकर या उसको धोखा देकर क्या करना है, उसको प्रवंचित करना है, जिससे वो कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। अर्थात जो उसने झूठ बोला है वो क्यों बोला है कि उसका उसमें कपट पूर्वक या बेईमानी पूर्वक आशय उत्पन्न था कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या शासक उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित ना किया गया होता तो वह ना करता या करने का लोभ ना करता। और जिस प्रकार या लोभ इस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभव है वह छल करता है कहा जाता है। तो ये चीजें हैं कि आप देखिए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को क्या है कि छल करने की बात कहाँ पे होगी कि किसी व्यक्ति को ये कहता है जो अन्य व्यक्ति है, जैसे हम यहाँ पे एक समझने का प्रयास करते हैं आपका कि ए है एक व्यक्ति और यहाँ पे है बी व्यक्ति। तो ए बी से क्या कहता है कि आप कोई संपत्ति है या कोई प्रॉपर्टी आपकी है वो किसी अन्य व्यक्ति को दे दो या उसे ही दे दो, वापस वो ए को मांग रहा है। तो यहाँ पे जो ए कह रहा है कि उस संपत्ति को देने के लिए और उसका जो आशय होगा उसमें क्या रहेगा आपका बेईमानी पूर्वक होगा और वो कपट पूर्वक होगा कि अर्थात एक प्रकार का झूठ बोलकर वो प्रवंचना करने की बात कह रहा है। ठीक है, कि वो झूठ बोलकर कह रहा है कि आप उस संपत्ति को रखें या उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को दे दें। तो इसमें क्या है कि संपत्ति को जब अभिप्राप्त करता है, जैसे ही ए की संपत्ति ए ने बी से कहा कि आप यह संपत्ति किसी भी प्रकार का प्रवंचना अर्थात झूठ बोलकर, ठीक है, झूठा कोई उसको तरीका बताकर या झूठा कोई उसको सुझाव देकर क्या कर रहा है कि वो संपत्ति ए को दे दे। तो ये जो बात उसने कही और यदि वह उसको दे देता है तो यहाँ पे उसने अभिप्राप्त करने की चाह जो रखी है वैसा जो कार्य हुआ वो कार्य आपका होगा छल या चीटिंग कहलाएगी। अब जैसे इसको ऐसा समझते हैं आप लोग हम लोग और अच्छे से कि ए एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये बी व्यक्ति है। ए के पास कोई संपत्ति है अर्थात मान लीजिए जैसे उसके पास उसका मोबाइल फोन है या सेल फोन है, ठीक है। तो ए उसको बोलता है कि आप मेरे को अपना सेल फोन 5,000 रुपए में दे दो और यहाँ पे ए के पास कोई पैसा नहीं है या कोई भी धन नहीं है और ए बोलता है कि आप मेरे को जब फोन दोगे तो मैं आपको वो पैसा दे दूंगा बिना किसी संविदा के, वो साधारण एक बात हो रही है। तो यहाँ पे ए का आशय ये है कि वो जैसे ही उसको वह 5,000 का मोबाइल प्राप्त होगा तो इसको 5,000 रुपये देना है, लेकिन वो क्या है यहाँ पे उसका जो आशय है वह उसको ना देने का है क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं और वो जान रहा है कि मेरे पास है नहीं तो मैं दूंगा नहीं। तो वह उससे मोबाइल जो उससे लेने की चाह रख रहा है वो बेईमानी पूर्वक है। तो यहाँ पे अगर वह उसको मोबाइल लेने की बात कहता है और अभिप्राप्त करता है, मतलब ये अभी अगर बस बात इनके बीच कंफर्म हो गई तो यहाँ पे उसका कार्य क्या होगा आपका छल या चीटिंग कहलाएगा। फिर हम लोग देखते हैं इसकी आगे की चीजें कि यहाँ पे जो स्पष्टीकरण दिया है आपका कि आवश्यक तत्वों को जब आप ध्यान देंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आने लगेगी। किसी व्यक्ति को प्रवंचना या धोखा किया जाना
बी बोलता है कि ए धोखा दिए गए व्यक्ति को बेईमानी या कपट पूर्वक वह कार्य किसी संपत्ति का परिधान करने के लिए उत्प्रेरित किया गया हो कि वह ऐसी संपत्ति रखे। देखिए अब इसमें जो आवश्यक तत्व तो उसको ध्यान दीजिएगा आप, कि पहला बोला है किसी व्यक्ति को प्रवंचित या धोखा किया जाना, अर्थात झूठ बोला जाना या प्रवंचित किया जाना, ठीक है। दूसरा है कि वो धोखा दिए गए व्यक्ति को बेईमानी या कपट पूर्वक किसी संपत्ति का परिधान करने के लिए उत्प्रेरित करना। तो यहाँ पे क्या है कि धोखा का प्रयोग करके या बेईमानी या कपट पूर्वक का आशय रखते हुए, जो आशय वो कैसा होना चाहिए, बेईमानी पूर्वक और कपट पूर्वक होना चाहिए। तो किसी संपत्ति का परिधान करने के लिए उत्प्रेरित किया गया हो, यह संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित किया गया हो कि वह संपत्ति को रखे, या बी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इस प्रकार धोखा दिया गया हो उसे या शायद कोई ऐसा कार्य या कार्य का लोप करने के लिए उत्प्रेरित किया जाना चाहिए तो वह वहन करता। उक्त कार्य या लोप ऐसा होना चाहिए जिससे से उस व्यक्ति को जिससे उत्प्रेरित किया गया है कोई शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या संपत्तिक हानि या नुकसान होना संभव हो। तो आप यहाँ पे बस अभी इतना याद रखिए कि किसी व्यक्ति को प्रवंचित धोखा किया जाना, फिर वो जो धोखा दिया जाएगा वो बेईमानी या कपट पूर्वक होना चाहिए, जिसमें क्या है कि वो जो कपट पूर्वक जो कार्य हो रहा है वो संपत्ति का परिधान करने के लिए उत्प्रेरित किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित किया गया है वह संपत्ति को रखने के लिए ऐसा कार्य होना चाहिए। फिर आगे है कि जिस व्यक्ति को इस प्रकार का धोखा दिया गया होगा उसे उसे साशा ऐसा कार्य का लोप करने के लिए उत्प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे कि उस प्रकार धोखा ना दिया गया हो कि, तो अगर उसको उस प्रकार धोखा नहीं दिया जाता तो वो क्या करता, उसको स्वयं ही वहन करता, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, अब आगे की जो चीजें हैं उससे आपको ये चीजें समझ आ जाएगी जब दृष्टांत पढ़ेंगे। कि यहाँ पे है कि क सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करने के शास्त्र से यह से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है या कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या है, एक सिविल सर्विस में है या सिविल सर्विस में है आपका या सिविल सर्वेंट है। तो वो क्या क्या है, मिथ्या अपदेशन कर रहा है, अर्थात वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है, झूठा उपदेश कर रहा है, जिससे क्या है कि जो यह व्यक्ति है, ठीक है, यह शायद कोई दुकानदार हो सकता है, ठीक है, या कोई व्यापारी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि उसको क्या बोल रहा है कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ और मेरे को आप ये सामान दे दीजिए, और उसका इरादा क्या है, उसका पैसा ना चुकाने का है, ठीक है। वो एक अपनी पद को दिखाते हुए उसका जो कार्य कर रहा है, और यहाँ पे उसको पैसा ना चुकाने का जो बेईमानी पूर्वक आशय है यहाँ पे याद रखेगा, ठीक है। और वह उस उधार माल को लेने देता है जिससे उसका मूल्य चुकाने का कोई इरादा नहीं है। तो क यहाँ पे क्या करता है, छल का कार्य करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरा दृष्टांत आपका कि क एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर यह से शायद प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्माताओं द्वारा बनाई गई है, और इस प्रकार उस वस्तु का क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो क छल करता है यह कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, का एक जो व्यक्ति है वह क्या कर रहा है, एक कोई वस्तु है जिसमें वो कोई विशेष चिन्ह बना देता है जो किसी ब्रांड को प्रेजेंट करता है, ठीक है। और वो ब्रांड के जो चिन्ह से क्या समझ आता है कि वो ओरिजिनल है, ठीक, या ओरिजिनल है अर्थात या फिर किसी प्रसिद्ध भी निर्माताओं द्वारा बनाई गई, मतलब वो एक प्रकार का एक प्रसिद्ध ब्रांड है, ठीक है। तो और वह इस प्रकार का वस्तु क्रय करने उसका मूल्य चुकाने को यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे का छल करता है कि आप किसी वस्तु को, नकली सामान को आप असली बताकर अगर बेच रहे हो, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति उसमें क्या विश्वास कर रहा है कि यह सामान असली है और इस विनिर्माता का है या इस मैन्युफैक्चरर का है, तो ऐसा जो कार्य होगा वहां पे जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, छल करता है कहा जाएगा क के द्वारा। क्लियर होगा तो मैसेज करके बता दो यहाँ तक। फिर हम देखते हैं तीसरा,
ग जो कहता है कि क यह को किसी वस्तु का नकली सैंपल दिखलाकर यह से साशय प्रवंचना करके यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु सैंपल के अनुरूप है और तदत द्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो क यहाँ पे छल करता है कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क जो व्यक्ति है वो यह को क्या कर रहा है, एक वस्तु दिखा रहा है, और वस्तु का क्या है, जैसे एक वस्तु है उसका क्या कर रहा है, ये नकली सैंपल दिखा रहा है। ठीक है, एक नकली सैंपल दिखलाकर यह से शायद प्रवंचना करके उसको, तो वह उसको एक वस्तु का नकली सैंपल दिखाया और उसको कह रहा है कि ये जो सामान है या ये जो वस्तु है ये ओरिजिनल जो भी होगी या जो भी असली वस्तु होगी उसके अनुरूप है, और तदत द्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने को यह से बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, और कहता है कि आप इस वस्तु को खरीद लीजिए इस मूल्य पर, और उसको क्या है कि उसको पता है कि ये नकली है। ठीक है, लेकिन तब भी उसको असली समझकर उसको ये चीजें की प्रवंचना या झूठ बोलकर या धोखा देकर उस कार्य को वो कर रहा है। तो यहाँ पे उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, आपका छल होगा। फिर यहाँ देखिए घ कि क किसी वस्तु का मूल्य देने में ऐसी कोठी पर हुंडी करके जहां क का कोई धन जमा नहीं है और जिसके द्वारा क को हुंडियों का अनादर किए जाने की प्रत्याशा है, शासय यह से प्रवंचना करता है, तदत द्वारा बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह वस्तु परिदत कर दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका आशय नहीं है, क छल करता है। तो यहाँ पे क्या, क किसी वस्तु का मूल्य देने में ऐसी कोठी पर हुंडी करके, हुंडी अर्थात ताला लगाकर, जहां क का कोई धन जमा नहीं है, ठीक है, जिसके द्वारा क को हुंडी का अनादर किए जाने की प्रत्याशा है। तो यहाँ पे है कि देखिए एक उसको कोठी की तरफ इशारा करके कह रहा है कि जहाँ पे कोठी पर हुंडी करके जहाँ क का कोई धन जमा नहीं है और जिसके द्वारा क को हुंडी का अनादर किए जाने की प्रत्याशा है। ठीक है, शासय यह से प्रवंचना करता है और तदत द्वारा बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह वस्तु परिदत कर दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका आशय नहीं है, क यहाँ पे छल का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए वो उसको बोलता है कि इस वस्तु का जो मूल्य है या इसके लिए जो धन की बात है वो एक घर की तरफ इशारा करके या एक कोठी की तरफ बोलता है कि इस घर में रखा हुआ है, आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे को धन दे दीजिए और आप इस घर की चाबी रख लीजिए। ठीक है, मतलब एक तो हुंडी मतलब ताला होता है। ठीक है, तो आप इस घर की चाबी रख लीजिए, और जबकि ऐसा जो उसका कार्य वो बेईमानी से है, ठीक है, और उसका उस वस्तु को परिदत करने का कोई इरादा नहीं है, तो यहाँ पे उसका अगर आशय बेईमानी पूर्वक होगा तो उसका कार्य क्या होगा, आपका छल के द्वारा छल का कार्य को गठित करेगा। फिर उसी में हम लोग देखते हैं पांचवा कि ऐसे नगों को जिसको वह जानता है कि वह हीरे नहीं है, हीरे के रूप में गिरवी रखकर यह से शासय प्रवंचना करता है और तदत द्वारा धन उधार देने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो यहाँ पे वह छल करता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक नगों की नग अर्थात ऐसे जो प्रतिरूप, ठीक है, जो हीरो के समान दिखते हैं, जैसे कांच के जो नग होते हैं वो जो हीरे के समान दिखते हैं, तो उसको क्या कहता है कि यह हीरे हैं, और उसको मतलब उस नगों को जो नकली पत्थर के तौर पर हो सकता है या कांच हो सकता है, उसको क्या हीरो के रूप में गिरवी रखता है और शासय प्रवंचना करता है कि वह देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे यह से वो बेईमानी प्रेरित उत्प्रेरित करता है, तो यहाँ पे क का कार्य क्या होगा, छल होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो जो वस्तु वो दे रहा है, जिसको वो हीरा बताकर वो दे रहा है, वो क्या है, नकली हीरा हो सकता है या किसी प्रकार का नग हो सकता है या किसी प्रकार की कांच की चीजें हो सकती है, जिसका पता है कि इसका कोई मूल्य नहीं है, और उसको देने का उसका ये आशा है कि उसके बदले में वो जो धन प्राप्त कर लेगा और बाद में उसको वह धन नहीं लौटाएगा, तो ऐसा कार्य क्या होगा, छल हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल आपको ये याद रखना है छल के लिए कि यहाँ पे जो धन को उधार देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना ही छल हो जाता है। यदि वह उसको धन दे देता है, ठीक, तो धन अगर उसने दे दिया तो उसका कार्य आपका 420 के तहत हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 420 की
लेकिन आपको यहाँ तक की चीजें याद रखनी है। फिर आगे देखते हैं यहाँ तक की कि शासक प्रवंचना करके यह को यह विश्वास कराता है कि वह जो धन या उधार देगा उसे चुका देगा, तथा बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे धन जब तक धन को चुकाने का नहीं है। तो क छल करता है। तो मैंने जो पूर्व में आपको उदाहरण दिया था कि ए बी से धन की मांग करता है कि वह उसको उधार दे दे या ऋण दे दे। ठीक है, तो वह ऋण दे दे, लेकिन क्या है कि वह बेईमानी से उस आशय से कि वह उसको, उसका आशय क्या है, उसको चुकाने का नहीं है, लेकिन उसको क्या बोलता है कि मैं उसको चुका दूंगा। तो यहाँ पे जो उसका कार्य है वो क्या होगा, आपका छल के तहत दंडनीय होगा। फिर यहाँ देखिए छ कहता है क य को शासक प्रवंचना करके यह विश्वास दिलाता है कि क का इरादा य को नील का पौधा का एक निश्चित परिमाण परिदत्त करने का है, जिसको परिदत्त करने का नहीं। तदत द्वारा ऐसे परिधान के विषय परिधान के विश्वास पर अग्रिम धन देख ले यह को बेमानी से उत्प्रेरित करता है। क छल करता है। यदि क बन का धन अभिप्राप्त हमें नील पर करने का आशय रखता हो और उसके पश्चात अपनी संविदा भंग कर दे, तो वह परिदत्त ना करे तो वह छल नहीं करता है। किंतु संविदा भंग करने के लिए केवल सिविल कार्रवाई के दायित्व के अधीन होगा। तो यहाँ पे दो बातें कही गई, आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे क्या है कि जो पूर्व की हमने बात पढ़ी थी वही सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है कि यह क जो है यह को शासक प्रवंचना करके विश्वास देता है कि क का इरादा यह को नील का पौधा एक निश्चित परिमाण प्रदत्त करने का है। तो नील का पौधा होती है उसकी नील होता है जो जिससे जो उजाला जो आप लोग जानते हैं उसी के बारे में बात चल रही है ये। तो नील का पौधा क्या कहते हैं कि निश्चित परिमाण अर्थात एक निश्चित क्वांटिटी में उसको परिदत्त करने का उसको इरादा बताता है। ठीक है, या उसको विश्वास दिलाता है कि वह ये जो को दिला देगा, जिसका परिदत्त करने का उसका कोई आशय नहीं होता, उसका कोई आशय नहीं होता, केवल उसको विश्वास दिलाता है कि मैं आपको नील का इतना क्वांटिटी आपको अवेलेबल करा दूंगा। और उसके बाद पर विश्वास करने के लिए करके क्या करता है कि ऐसे परिधान के विश्वास पर अग्रिम धन देने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। और वो कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि इस चीज के लिए आप मेरे को इतना एडवांस मनी या अग्रिम धन दे दीजिए। तो यहाँ पे उसका अगर आशय है कि वह उस चीज को नहीं देने का, तो उसका कार्य क्या होगा, छल हो जाएगा। लेकिन यदि क धन अभिप्राप्त करते समय नील परिदत्त करने का आशय रखता हो, लेकिन उसका आशय यह है कि अगर वो क्या है कि जब वो पैसा देगा तो तब उसको क्या है वह नील का पौधा जितना भी परिमाण में उसने मांगा है वह उसको उस समय दे देगा। ठीक है, तो अगर वो ऐसा आशय रखता है, यहाँ पे उसका आशय क्या है, यहाँ पे क्या है उसका आशय नहीं है, अर्थात क्या है वो बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक वह कार्य को कर रहा है और उसके पश्चात अपनी संविदा भंग कर दे। और दूसरी जो बात कह रही क्या है कि वो धन प्राप्त करते समय उसको नील का पौधा दे देगा और उसको परिदत्त ना करे तो वह छल नहीं करता है, और उस वक्त पे उसका आशय है और उस समय वह नहीं देगा, तो उसका कार्य क्या होगा, छल नहीं होगा। ठीक है, केवल क्या होगा कि संविदा भंग करने के लिए उसके ऊपर सिविल कार्रवाई के तहत दायित्व अधीन किया जाएगा। ठीक, तो छल कब होगा कि आपका अगर आशय ही नहीं है तो वहां पे छल हो जाएगा कि आपने कोई कार्य करने की बात कही और उस कार्य को नहीं किया। तो हमने जैसे इसके आवश्यक तत्वों में देखा था कि कोई कार्य है या कार्य लोप हो जिससे व्यक्ति को उत्प्रेरित किया गया हो कि कोई शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या सांपातिक हानि या नुकसान होना हो या होने की संभावना हो। ठीक है, तो इसके तीसरा जो हम लोगों ने आवश्यक तत्व पढ़ा था उससे संबंधित ये आपका दृष्टांत है। फिर जो दृष्टांत है ये ज कहता है कि क शासक प्रवंचना करके यह को यह विश्वास दिलाता है कि क ने यह के साथ की गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है, नहीं किया है, और तदत द्वारा यह को
बेईमानी से प्रेरित करता है कि वह धन दे, का छल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका कि कप साशय, देखिए आशय के साथ प्रवंचना कर रहा है। ठीक है, यहाँ मतलब प्रवंचना कर रहा है अर्थात क्या है, वो बेईमानी पूर्वक उसका आशय है। ठीक, तो यह विश्वास दिलाता है कि क ने यह के साथ की गई संविदा में अपने भाग का पालन कर दिया है, जबकि उसने पालन नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, पालन नहीं किया है। और तदर्थ द्वारा यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह धन दे दे, तो क यहाँ पे छल करता है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि ए एक व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ठीक, इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट में यह था कि वह एक वस्तु इसको देगा और उसके बदले में वह धन लेगा। ठीक, तो यह उसको वस्तु देगा और बी उसको धन देगा। तो एक सामान्य संविदा उनकी थी बीच की। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि बी को बोलता है कि मैंने आपकी वस्तु परिदत्त कर दी है। अब परिदत्त कर दी है, उसके पास नहीं पहुंची, अर्थात ऐसा है कि वह बोलेगा कि मैंने यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ से सामान, आपका जो भी वस्तु है उसको क्या किया है, डिलीवर, उसको यहाँ से भेज दिया है, या कुरियर के माध्यम से या ट्रक के माध्यम से, जैसा भी उसने उसको भेज दिया। वह उसको यह विश्वास दिलाता है कि हम, मैंने उसको ये सामान भेज दिया है, और जबकि उसका इस चीज को करने का या इस कार्य को उसने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ पे जो उसका कार्य हो रहा है, ठीक है, कि वहां पे क्या है कि वह उसको छल के, यहाँ पे जो उसका जो बेईमानी पूर्वक उसको उत्प्रेरित कर रहा है, तो क्या है, बी सासे से कि हाँ उसने सामान भेज दिया तो वो उसको क्या धन दे दे। तो वह उसको धन अगर दे देता है या धन देने के लिए उसको उत्प्रेरित करता है, अगर धन दे दिया और उसको सामान नहीं मिला तो वो जो जाएगा आपका 420 के तहत जाएगा। और अगर उसने उसको उत्प्रेरित कर दिया तो वो, अगर वह धन दे, ठीक है, और वैसे उत्प्रेरण में उसने उसने विश्वास कर लिया कि हाँ मैं उसको धन दूंगा, तो यहाँ पे जो उसका कार्य हुआ वो आपका होगा छल, जो 415 है। क्लियर है? अब ये अंतिम जो दृष्टांत है उसको देखते हैं। क ख को यह संपदा बेचता है, हस्तांतरित करता है। क यह जानते हुए कि ऐसे विक्रय के परिणाम स्वरूप उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ख को किए गए पूर्व विक्रय और हस्तांतरण के तथ्य को प्रकट ना करते हुए उसे यह के हाथ बेच देता है या बंधक रख देता है। यह से विक्रय या बंधक धन प्राप्त कर लेता है। क यहाँ पे क्या कर रहा है, छल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क जो व्यक्ति है वो एक संपदा, संपदा के तहत क्या होगा आपका, एक प्रॉपर्टी की बात चल रही है। उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, वो हस्तांतरित कर रहा है। ठीक है, या उसको बेच रहा है या उसको हस्तांतरित कर रहा है, जबकि वह क यह जान रहा है कि उसको ना उस विक्रय, जो भी वो कार्य कर रहा है, बेचना या हस्तांतरित करना, उसका उस पर कोई राइट नहीं है या अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई राइट, नो राइट उसके पास है, कि कोई उसके पास कोई अधिकार नहीं है, या कोई उसके पास अधिकार नहीं है कि उसको हस्तांतरित कर दे या फिर उसको विक्रय कर दे। और इस बात का तथ्य जो उसको पता है कि उसके पास वो अधिकार नहीं है, उसको प्रकट ना करते हुए उसे यह के हाथों में बेच देता है या उसके पास बंधक रखता है, बंधक रखता है अर्थात या गिरवी रखता है। ठीक है, तो यह ने विक्रय या बंधक धन प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे क क्या कर रहा है, छल करता है। तो विक्रय या बंधक धन प्राप्त कर लेता है, उसने इसको विश्वास दिला दिया ख को कि भैया ये संपदा या ये घर किसकी है, वो क की है या मेरी है। ठीक है, क की है मतलब, और वह उसको, बल्कि उसके पता है कि उसके पास उसकी राइट नहीं है, और लेकिन उस बात को वो ना बताते हुए क्या कर रहा है, उसको दे देता है और उससे उस धन की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पे क क्या कर रहा है, छल का कार्य कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक की चीजें? ठीक है, तो आपको अब इसमें याद रखना है कि देखिए धारा 415 के लिए जो आपका जो मुख्य बातें हैं, कि कोई जो वस्तु की बात है वो संपत्ति होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, कि जो भी वस्तु की बात चल रही है वो आपकी क्या होनी चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, अब संपत्ति का अर्थात यह है कि उसका कोई वास्तविक मूल्य होना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को संपत्ति के संबंध में। ठीक है, या उसका वास्तविक मूल्य होना चाहिए, या उसको पैसे से उसका लेन देन या उसका व्यापार
होना चाहिए, तो वह संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है। अब इसी में एक आपका केस था अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य 1962 का। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने निश्चित किया कि पासपोर्ट जो होता है आपका, पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो एक व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण होता है, और साथ ही साथ उसको क्या है, पासपोर्ट से क्या है, आपकी एक नागरिकता पता चलती है, और दूसरा आपको विदेश जाने का अधिकार प्रदान करता है। तो क्या है, एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके तहत अगर इससे संबंधित कोई धोखाधड़ी होगी तो वह 415 या 420 के तहत दंडनीय माना जाएगा, और इसको एक मूल्यवान संपत्ति के तहत देखा जाएगा। ठीक है। तो जो आपका पासपोर्ट होता है वो मूल्यवान संपत्ति के तहत मानी जाएगी, और इसके संबंध में अगर कोई घटना घटेगी या इसके द्वारा कोई बेईमानी पूर्वक कार्य होगा तो वह आपकी छल की कोटि में या 420। फिर देखते हैं कि इसमें जो बातें हैं, फिर सदोष लाभ और हानि। तो ये जो मामला था, छल के अपराध के लिए किसी व्यक्ति को सदोष लाभ या सदोष हानि होना या संभावना आवश्यक है। तो सदोष लाभ या हानि की क्या बातें कही गई है, होना ये, या आपका क्या होना चाहिए, इसकी संभावना होनी चाहिए। ठीक है, दो बातें हैं इसमें। और ये जो हानि है वो आपकी कैसी हो सकती है, वो मानसिक, शारीरिक, प्रतिष्ठा संबंधी या संपत्ति संबंधी या किसी प्रकार की भी हो सकती है। अब इसमें देखिए कि जो मामला था के कृष्णमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश 5 का। तो इस बात में क्या हुआ कि मद्रास से चिकित्सक के पद, ठीक है, जो आपका अभियुक्त था वह क्या था कि मद्रास चिकित्सा सेवा में अस्थायी रूप से सहायक चिकित्सक के पद पर कार्य कर रहा था, और उसने अपना नाम, जन्म स्थान, शैक्षणिक की योग्यता आदि के बारे में करते हुए मद्रास लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित स्थायी सहायक शिक्षक के आयोग के नाम नियुक्त हेतु मद्रास सरकार को भेज दिया, और उक्त पद पर नियुक्त होकर अनेक वर्षों तक वेतन आदि लेता रहा। जब अभियुक्त के मिथ्या व्यपदेशन का पता चला तो उसके विरुद्ध 415 के अंतर्गत अभियोजन चलाया गया। न्यायालय ने निश्चित किया कि यद्यपि अभियुक्त ने मद्रास लोक सेवा के साथ छल किया था, जो एक स्वतंत्र परमार्शदर्शी संस्था है, फिर भी उसे सरकार के साथ छल माना जाएगा, क्योंकि इससे अभियुक्त को सदोष लाभ हुआ और मद्रास सरकार को सदोष हानि हुई। ठीक है। तो उसने क्या किया था कि अपनी जाली सर्टिफिकेट के माध्यम से वहां पे वो ज्वाइन कर लिया, नियुक्ति प्राप्त कर लिया। बाद में जब मामला खुला तो उसका पता चला कि उसने छल किया है, तो उसका माना गया कि बल्कि उसने मद्रास के जो संस्था थी उसके साथ किया, लेकिन उसको क्या है, माना जाएगा कि उसने सरकार के साथ छल किया, और उसको 415 के अंतर्गत दोषी माना गया। फिर आपकी जो चीजें हैं, कपट पूर्वक या बेईमानी पूर्वक आशय से संबंधित, तो 415 लागू किए जाने के लिए अभियुक्त का उस समय आशय विचार में लिया जाता है। ठीक है। तो जो आशय है वो कैसा होना चाहिए आपका, या तो कपट पूर्वक होना चाहिए या बेईमानी पूर्वक होना चाहिए। तो इस मामला था चिंती बना मकान के खरीदने के पहले जब अभियुक्त ने पूछा गया कि क्या मकान पर किसी प्रकार का भार नहीं, भार कोई का किसी प्रकार का नहीं है, तो जो अभियुक्त था उन्होंने कहा कि उसने बोला कि इस प्रकार का भार नहीं, पूरी तरह मुक्त है। बाद में मकान भार पाया गया और इस अभियुक्त को 415 के अंदर दोषी सिद्ध किया गया। इसमें क्या है कि एक संपत्ति बेची, संबंध में पूछा गया कि किसी प्रकार का ऋण है या किसी प्रकार का भार है। ठीक है। तो उसने जब उसको पता चला कि इस ऋण कपटपूर्वक का अंतर्गत उसको किया गया। यहाँ तक की चीजें क्लियर। अब हम लोग कल पढ़ेंगे चालान की व्यवस्था की गई वो 7 में आपका की गई है। इसकी जो 17 के तहत छल दंड है वो कोई भी में एक बार ठीक हाँ के कारा था तो जैसे कि भी हो सके
आपकी प्रोसेस अपनी 400 में कहा जाएगा कि आपके साथ छल हुआ है, तो 415 के अंतर्गत जितने भी आवश्यक तत्वों की जब पूर्ति होगी तो माना जाएगा कि आपके साथ छल हुआ है। कहाँ प्रावधान 15 का प्रावधान दिया गया, 120 तक इसका विस्तार किया गया है। अब इसमें कितने वर्षों तक की सजा का प्रावधान है, तो 417 के तहत इसके तहत 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो हमको अपने सवालों का भी जवाब इसके साथ मिल जाता है।